घमंडी राजा एक अपनी रानी को खड़ा करके उसकी नथनी में से 100 तीर निकालता। रानी, कोई है मेरे जैसा मर्द, कोई मेरे जैसा जो ऐसा कर सके? ये नहीं महाराज, सिर्फ आप। कुछ समय बीत जाने के बाद ऐसा ही चलता। रानी से मिलने आई रानी की छोटी बहन देख के कहने लगी, जीजी ये क्या हुआ? रानी कुछ नहीं बताती है। तुम कहते जब आप आई थी तो इतनी अच्छी थी, इतनी हेल्थी थी, लेकिन आप लकड़ी जैसी हो गई हो। ऐसा क्या हो रहा है आपके साथ? जीजा जी मारते हैं नहीं देते या आपसे डेली झगड़ा कर? इतना सूख क्यों रहे हो? ना ही खाने की कमी है, ना ही धन दौलत की कमी है, इतना अच्छा ऐसो आराम है फिर भी, लेकिन आप क्यों सूख रही? कुछ नहीं बताती। फिर रानी की छोटी बहन कहती है कि आपने नहीं बताया तो मैं आपसे बात कभी नहीं करूंगी। रानी इस बात को सुनकर कि तुम्हारे जीजा जी डेली मुझे खड़ा कर कर मेरे सर पे सेब रख कर निशाना लगाते और 100 तीर नथनी में से भी निकालते हैं, बाहर आ जाता है। आज का आखिरी दिन है, इस मारे मैं हमेशा घबरा जाती हूँ, लेकिन इस बात से मैं परेशान हूँ बहुत। डेली मेरे साथ ऐसा ही होता है। सुन के घबरा गई और कहने लगी, क्या ऐसा होता है? जीजा जी आपके साथ ऐसा करते हैं? और फिर बाद में लास्ट में पूछते हैं, कोई मेरे जैसा राजा है, मेरे जैसा मर्द कोई है इतना मेरे जैसा विद्वान? जो रानी की छोटी बहन को सुनकर बड़ा दुख होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। इसलिए कुछ समय बाद उसकी छोटी बहन वरना माँ घबरा जाएगी, बहुत ज़्यादा दुख होएगा। वो कहती है ठीक है, लेकिन कर उसकी माँ से बता देती है। उसकी माँ सुनकर कुछ समय बाद उसके घर रानी को लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। रानी की माँ अपनी ढोरे बैठा कर कहती है कि यहाँ बैठो, मुझे तुम्हारी छोटी बहन ने सब कुछ बता दिया है कि तुम्हारे साथ जवाई राजा क्या क्या करते हैं। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें इसका उपाय बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। रानी की माँ कहती है, जब भी अगली बार तुम्हारे साथ राजा ऐसा करे बोलना कि अपने राज्य में तो हर कोई शेर होता है, हर कोई सवा शेर होता है, लेकिन इस राज्य से बाहर निकल के देखे, सवा शेर को भी सवा शेर मिल सकता है, आपसे भी बड़े बड़े धनुर्धारी है, ऐसा बोल देना। फिर रानी की माँ इस बात को बताकर अगले दिन रानी जैसे ही सो रही थी, फिर राजा ने अगले दिन उठाकर रानी से कहा कि चलो रानी, का दिन कट जाए कैसे भी, आज का वक्त निकल जाए, जो माँ ने मुझसे कहा है मैं वह बता दूंगी राजा साहब को, राजा से बोल दूंगी। जैसे ही अगला दिन निकला, राजा फिर से 100 तीर नथनी में से उस सर के ऊपर सेब रख के निशाना साधने लगे। फिर राजा बोला, रानी कोई है मेरे जैसा धनुर्धारी, कोई है मेरे जैसा जो ऐसा कर सके? रानी कहती है कि महाराज आप तो इसी राज्य में हो, लेकिन आपसे भी बड़े बड़े सवा शेर हैं। आप तो इसी राज्य में अपने आप को समझते हो, इस राज्य से बाहर निकल कर देखे कि आप राजा को इस बात है। राजा लेकिन सोचता अगर मेरे से भी कोई बड़ा है तो मैं जाकर उससे ज़रूर मिलूँगा। इस बात को सुनकर राजा अपनी रानी से कहता है, ना बांध दो, मैं कल ही निकल जाऊँगा। कौन है मेरे से भी बड़ा धनुर्धारी, कौन है मेरे से भी ज़्यादा जो निशाना साध। रानी ने उस खाना बांध कर राजा को विदा कर दिया। राजा अपने राज्य से निकल गया। राजा ने ही निकला, चलते चलते उसे बहुत देर हो गई। वह एक रेगिस्तान में पहुंच गया। चलते चलते उसने देखा एक कांडा लेटा हुआ है। राजा कहता है कि क्या देख रहे हो इतनी सूरज की ओर ऊपर? कांडा कहता, मैं अप्सराओं को देख रहा हूँ, वह नाच रही है। देखता राजा कहता कि मुझे तो सूरज के अलावा कुछ नहीं। राजा ने देखा तो राजा को कुछ भी नजर नहीं आया। तो कांडा आदि राजा बोला, मैं सूरवीर मर्द देखने जा रहा हूँ जो धनुर्धारी में भी हो और काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान भी हो। इस बात को सुनकर चौंक गया। कांडा आदमी कहता, ऐसे होते हैं मर्द। थोड़ी देर इंद्र के नाच रही है, उसकी पायल टूटने वाली है, वह मैं उठा लूँ फिर चलता हूँ। इतने ही राजा सुन के चौंक गया। राजा का हौसला डगमगा गया। तीरंदाज और वीर योद्धा समझता था, लेकिन ये तो एक आंख से काड़ा होने के बाद भी ऐसा देख सकता है कि जो अच्छे अच्छे लोग नहीं देख सकते। कि मैं तो अपने आप को रानी के नथनी में से 100 तीर निकालकर और सेब पे निशाना लगाकर मैं अपने आप को एक महान धनुर्धारी और वीर योद्धा समझता था।
काड़ा आदमी ने देखा कि पायल टूट के काड़े आदमी ने उठाकर वह जेब में रख ली और कहता है चलो अब मैं भी देखूं कैसे होते हैं वीर योद्धा और कैसे होते हैं धनुर्धारी। इस बात को सुनकर दोनों आगे की ओर बढ़ते चले। एक नौजवान दिखा, वह हाथ में धनुष लेकर बैठा हुआ था। वे दो काड़ा और राजा जाके उसके तुम यहाँ क्यों बैठे हो? नौजवान बोला कि मैंने 100 कोस दूर तीर चलाया है, मेरा दोस्त लेने गया है। राजा अपने आप को एक महान योद्धा, एक वीर योद्धा और धनुर्धारी समझ रहा था। लड़के ने बताया कि मेरा दोस्त तीर लेके आने वाला ही होगा। राजा के अंदर से घमंड अपने आप को इतना विद्वान समझता था, इतना धनुर्धारी विद्या समझता था, वीर योद्धा समझता था। अब राजा अंदर से पूरा टूट चुका था। राजा समझ चुका था कि मैं तो अपने राज्य में ही अपने आप को एक वीर योद्धा समझता था, लेकिन मैं अपने राज्य से बाहर निकला तो मेरे से बड़ा एक योद्धा पा है। बोलने लगा अभी थोड़ी आ जाएगा, उसे तो कई महीने लगेंगे। नौजवान बोला कि मेरा दोस्त 1 घंटे में आ जाएगा। राजा सुन के चौंक गया कि इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा। वो कहता है कि मेरे दोस्त की गति काफ़ी तेज है। वो राजा फिर सुन के चौंक गया। जैसे ही उसका दोस्त 1 घंटे बाद उसका दोस्त आता हुआ दिखा तो राजा देख के होशो हवास उड़ गए कि वो एक टांग से लंगड़ा था, जो उसका दोस्त तीर लेके आ रहा था। राजा को पता चली बड़े बड़े धनुर्धारी हैं, बड़े बड़े विद्वान पड़े हैं, मर्द पड़े हैं एक से एक। फिर नौजवान पूछने लगा कि तुम कहाँ जा रहे हो? वीर योद्धा देखने जा रहे हैं कि वीर योद्धा कैसा होता है, मर्द कैसा होता है। वो फिर कहता कि हम भी चलेंगे। वो कहता है ठीक है। चारों निकल गए वीर योद्धा और मर्द को देखने के लिए। चारों के चारों चल दिए। राजा सोचता हुआ चल रहा था। एक काड़ा आदमी जो सूर्य की ओर देख सकता है, यहाँ पर परियां डांस कर रही है, अप्सराएं डांस कर रही है, और एक नौजवान 100 कोस दूर तक तीर चला सकता है, और एक लंगड़ा आदमी जो दूरी 1 घंटे में सिर्फ तय कर सकता है। वह एक नगर में पोछा स्वयंवर चल रहा था एक राजा की लड़की का। वहाँ पे वे चारों के चारों वहाँ पर स्वयंवर में पहुँच गए। राजा की एक शर्ती एक फूल है जो उसे तोड़ के ला देते में मिलाकर के लंगड़ा ही एक ऐसा है जो कोसों मील की दूरी सिर्फ मिनटों में तय कर सकता है। चारों की सलाह करने पर लंगड़ा आदमी फूल लेने के लिए चला गया। लंगड़ा चारों की सलाहों पे निकल गया, काफ़ी तेज गति से भागने लगा और भागते भागते जाकर वो पहुंच गया जंगल में। उसे ढूंढने पर वह फूल मिल गया, लेकिन उसने सोचा अभी तो बहुत समय है, थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। थोड़ी देर आराम करने लग गया। आँख लग गई और आँख लगने के बाद उसे और वहाँ तीनों को चिंता होने लगी थी कि अभी तक नहीं आया। उन तीनों में से उसके दोस्त ने कहा आज तक उसे इतना समय कभी नहीं लगा कि आज इतना समय क्यों लग रहा है। फिर काड़ा आदमी बोलता है रुको मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है। काड़ा आदमी काफ़ी दूर तक देख सकता था। उसने देखा कि सो रहा है ऊपर से और एक सांप उतर रहा है, उतर कर उसे डसने वाला है। उसका दोस्त घबरा गया कि निशाना लगाता हूँ और जैसे ही तुम मुझे इशारा कर देना और मैं तीर छोड़ दूंगा। ऐसा ही उसके दोस्त ने तीर छोड़ दिया और जाकर वो सांप को लग गया और एकदम से लंगड़ा आदमी हड़बड़ाहट में उठ के देखने लगा। उसने देखा कि ज़मीन पर एक सांप मरा पड़ा है और उसने समय भी बहुत कम रह चुका था। वह फूल लेकर तेज़ी से दौड़ने लगा और समय पर स्वयंवर में आ गया। लेकिन स्वयंवर में आने के बाद वह चारों में से अब विवाह को बड़ी परेशानी थी। राजा सोचे पड़ गए कि अब विवाह किसके साथ होएगा। राजा बोलता है मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो अपनी रानी के कहने पर यहाँ आया था कि अपने से भी ज़्यादा धनुर्धार विद्वान और मर्द ढूंढने का, तो मैं मुझसे भी बड़े बड़े तुम तीनों तुम में से ही कोई एक इस स्वयंवर में शादी कर लो। काड़ा आदमी कहता है कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास एक आँख ही है। और फिर वीर योद्धा कहता है
कि मैं भी नहीं कर सकता, बड़े महान उसमें हिस्सा लेना है। वह फिर कहते हैं लंगड़े आदमी से कि तुम कर लो शादी। वे चारों डिसाइड करते हैं, लंगड़े आदमी की शादी कर दी जाती है। उस स्वयंवर में राजा सुन के काफ़ी खुश होता है कि राजा कहता है कि मुझे जो मैं निकला था वो मेरे को, राजा कहता है कि तुम जैसे दोस्त कभी तुम मेरे राज्य में जरूर आना। राजा वहाँ से विदाई लेके निकल चुका, कुछ समय बाद पहुँचता है और रानी देख के फिर से घबरा जाती है। लेकिन राजा जाके अपनी रानी के गले लगकर कहता है कि मुझसे भूल हो गई, मैं आपको इसी उसमें मैं अपने आप को समझता था, लेकिन मैंने देखा मेरे से भी एक बड़े बड़े योद्धा पड़े हैं, वीर योद्धा। मैंने देखा कि एक कांड़ा आदमी इतनी ऊंचाई तक देख सकता है और एक गति से धनुष चला सकता, और एक लंगड़ा आदमी 100 कोस दूर की दूरी घंटों में तय कर सकता है। रानी फिर बोली कि राजा साहब आपको पता पड़ गया। फिर राजा कहता हाँ राजा कहता मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूँगा। फिर रानी सुनकर राजा साहब के गले लगने के बाद। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट अगली वीडियो किस टॉपिक